नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे सड़क पर उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की। अब आप सोच रहे होंगे कि कानूनी दस्तावेज तो बहुत उबाऊ होते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे किसी भारी भरकम कानूनी जाल की तरह नहीं, बल्कि एक ड्राइवर और उसकी गाड़ी के पूरे जीवन चक्र की एक बहुत ही जरूरी और मजेदार गाइड के तौर पर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस अधिनियम की बुनियादी बातों को डिकोड करेंगे, फिर बात करेंगे लाइसेंस पाने के नियमों की, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की, उसकी खरीद बिक्री और मॉडिफिकेशन की, और आखिर में जानेंगे कि किन गलतियों से लाइसेंस रद्द या सस्पेंड हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मोटर वाहन अधिनियम को समझना। आखिरकार स्टीयरिंग पकड़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कानून की नजरों में आप असल में चला क्या रहे हैं। कानून चीजों को कितनी बारीकी से परिभाषित करता है, ये सच में कमाल है। अब अमान्य कैरेज या इनवैलिड कैरेज को ही ले लीजिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अगर इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा मोटर वाहन है जिसे खास तौर पर किसी ऐसे इंसान के लिए डिजाइन और बनाया गया हो जो किसी शारीरिक विकलांगता से जूझ रहा हो। ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई आम गाड़ी नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया हो, बल्कि इसे शुरू से ही इसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। यही छोटी छोटी बातें आगे के बड़े नियमों की नींव रखती हैं। अब मशीनों की परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई इन अलग अलग तरह की गाड़ियों को सड़क पर चलाने की कानूनी इजाजत आखिर है किसे? मशीन और इंसान के बीच का ये कनेक्शन ही तो इस पूरे कानून की जान है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, लाइसेंस प्राप्त करने के नियम। चलिए देखते हैं कि कोई भी नया ड्राइवर कानूनी तौर पर सड़कों की इस दुनिया में सुरक्षित तरीके से कैसे कदम रखता है। देखिए, सड़क पर उतरने के लिए उम्र के नियम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। इसकी शुरुआत होती है 16 साल की उम्र से। इस उम्र में आप 50 सीसी से कम इंजन वाली और बिना गियर वाली मोटरसाइकिल कानूनी तौर पर चला सकते हैं। फिर जैसे ही आप 18 के होते हैं, आपके लिए मानक मोटर वाहनों यानी स्टैंडर्ड गाड़ियों के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर आप भारी या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 20 साल का होना ही पड़ेगा। ये उम्र के साथ जिम्मेदारी बढ़ने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। अब बात करते हैं लर्नर लाइसेंस और पक्के यानी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। लर्नर लाइसेंस एक तरह से आपका ट्रेनिंग पास है जो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और इसके लिए आपको अपना मेडिकल या फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पक्का ड्राइविंग लाइसेंस है वो 20 साल तक वैलिड हो सकता है। पर हाँ, इसे पाने के लिए आपको एक कड़ा ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। मतलब बात सिर्फ अधिकार की नहीं है, आपको अपनी काबिलियत भी साबित करनी होगी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50। यहाँ इसका क्या मतलब है? दरअसल कानून के मुताबिक आपका स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 साल के लिए वैलिड होता है, या फिर तब तक जब तक आपकी उम्र 50 साल नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले हो। 50 की उम्र पार करते ही नियम थोड़े बदल जाते हैं। तब लाइसेंस सिर्फ 5-5 साल के लिए रिन्यू होता है, क्योंकि जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी और सेहत का दोबारा चेकअप तो बनता है ना। उम्र और लाइसेंस की बात हो गई। अब आते हैं भाग 3 पर, मोटर वाहन का पंजीकरण यानी आपकी गाड़ी की कानूनी पहचान। बिना सही पहचान के कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकती। रजिस्ट्रेशन के भी अपने ही दिलचस्प नियम और टाइमलाइंस हैं। एक होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होता है। ये ज्यादातर तब मिलता है जब आपकी नई गाड़ी किसी वर्कशॉप में बॉडी लगवाने के लिए रुकी हो। और फिर आता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। किसी भी आम नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए ये शुरू में पूरे 15 साल तक के लिए वैलिड होता है। मतलब कानून ने हर चीज के लिए एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन सेट कर रखी है। और यहाँ इस कानून की एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है। अगर आपकी गाड़ी भारत के किसी एक राज्य में रजिस्टर्ड हो गई है तो आपको उसे देश के किसी दूसरे हिस्से में दोबारा रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरे भारत में मान्य होता है ना कमाल की बात? हाँ, अगर आप हमेशा के लिए किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके नियम थोड़े अलग हैं, जिन पर हम अभी आते हैं। और वो हमें ले आता है भाग 4 पर, खरीदना, बेचना और बदलाव करना। चलिए डीकोड करते हैं कि जब गाड़ी का मालिक बदलता है या गाड़ी में कोई बड़ा मॉडिफिकेशन होता है तो कानूनी तौर पर क्या करना पड़ता है। जब आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में ले जाते हैं या उसे बेचते हैं तो एक बहुत ही जरूरी पेपर वर्क करना होता है। सबसे पहला कदम है एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अपनी पुरानी अथॉरिटी में अप्लाई करना।
वहाँ ये चेक किया जाता है कि कहीं गाड़ी के खिलाफ चोरी की कोई पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। जब सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है तब जाकर गाड़ी को नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ये पूरा प्रोसेस असल में गाड़ियों की चोरी और फ्रॉड रोकने के लिए ही बनाया गया है। इस पूरी प्रोसेस में ना टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को इन डेडलाइंस का सख्ती से पालन करना होता है। अगर आप उसी राज्य के अंदर गाड़ी बेच या खरीद रहे हैं तो आपको 14 दिनों के भीतर इसकी खबर देनी होगी। लेकिन अगर गाड़ी राज्य के बाहर जा रही है तो ये लिमिट 45 डेज हो जाती है। और हाँ, इसकी रिपोर्टिंग करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसा नहीं किया तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। ओनरशिप के अलावा गाड़ी में बदलाव करने के भी बहुत सख्त नियम हैं। क्या पुराना इंजन हटाकर सीएनजी, बैटरी या कोई और नया कन्वर्जन किट लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो किट सरकार द्वारा तय किए गए स्पेसिफिकेशंस और नियमों के एकदम हिसाब से हो। बिना सरकारी अथॉरिटी की मंजूरी के आप अपनी मर्जी से ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे गंभीर हिस्से की तरफ, भाग 5, निलंबन और अयोग्यता। यानी अगर आपने लापरवाही की तो उसके क्या अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस कोई आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये एक सुविधा है जिसे वापस भी लिया जा सकता है। अगर कोई बार बार जुर्म करता है, शराब पीकर गाड़ी चलाता है, गाड़ी का इस्तेमाल किसी बड़े अपराध में करता है या इतनी खतरनाक ड्राइविंग करता है जिससे किसी की जान चली जाए या चोट लगे, या फिर किसी ने फ्रॉड करके लाइसेंस बनवाया है, तो इन सभी सूरतों में अथॉरिटीज के पास पूरा हक है कि वो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दें। ये सब जनता की सुरक्षा के लिए है। लेकिन घबराइए मत, कानून अंधा नहीं होता, इसमें न्याय का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर किसी को लगता है कि उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है तो अपील करने का रास्ता हमेशा खुला है। कानून साफ कहता है कि जिस अदालत में अपील की जाती है वो हालात का जायजा लेकर अयोग्यता के फैसले को रद्द या उसमें बदलाव कर सकती है। तो एक बहुत ही सही बैलेंस बना रहता है। बात सिर्फ लाइसेंस की नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी खतरे में पड़ सकता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई ऐसी खराबी है जो सड़क पर दूसरों के लिए खतरा बन सकती है, तो अधिकारी उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपने उस खराबी को ठीक नहीं करवाया और ये सस्पेंशन बिना रुके लगातार 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, तो उसके बाद अथॉरिटी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पक्के तौर पर कैंसिल कर सकती है। तो याद रखिए, नियमों को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तो पुराने बेसिक नियमों से लेकर आज के ई रिक्शा और ई कार तक हमने इस कानून का एक लंबा सफर तय किया है। अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। जिस रफ्तार से नई टेक्नोलॉजी, नए तरह के ईंधन और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि हमारा कानूनी ढांचा भी कल की इन सड़कों के लिए उतनी ही तेजी से खुद को बदल पा रहा है? सोचिएगा जरूर। स्रोत सामग्री के इस मजेदार विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, सुरक्षित ड्राइव कीजिए।